इन चीजों से देख के हमें कई जगह प्रेरणा मिलती है हमें, और काफी चीजें हमें सीखने को भी मिलती है। तो हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ करने के लिए आज का जो हमारा सीआरपीसी वाला जो टॉपिक है वो राजकुमार सर लेंगे, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला है वो रेखा मैडम लेंगी। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूँ श्री राजकुमार जी प्रजापति। सर प्रणाम। हाँ नमस्कार ममता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छी हूँ। राजकुमार जी हैं? हाँ सर, राजकुमार जी नहीं है अभी। हाँ कोई बात नहीं, आने वाले होंगे। हाँ, तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं जी, है ना। ट्रायल्स को लेकर बातचीट कर लेते हैं। ट्रायल में आ गए हैं बॉस राजकुमार जी। सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के सामने हमने ट्रायल को लेकर बातचीत की थी और 237 पर छोड़ दिया था, है ना। राजकुमार जी का प्लेन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आ गए हैं तैयार व्यार होकर पूरी तरीके। और ब्यूटी पार्लर भी जाके आए हैं क्या पता सुबह सुबह। ब्यूटी पार्लर का मतलब ये नहीं यार, हंस रहे हो आप लोग यार। सुबह सुबह योग प्राणायाम करने से भी चेहरे पर वो आता है कि नहीं आता? अब बताओ, ये ममता जी अलवर से हंस रही है अपनी बात पर। हाँ ममता जी, जो लोग सुबह योग प्राणायाम करते हैं उनका चेहरा भी दैदीप्यमान रहता है। जैसे रेखा जी को लेकर वर्मा सर ने जो बात कही, तो रेखा जी सुबह सुबह ध्यान और वो करती है। और जो लोग परीक्षाओं की, वर्मा सर माफ करेंगे मुझे, बस राजकुमार जी भी तैयार हो रहे हैं, प्लेन उनका लैंड हो गया है और आ रहे हैं वो अपना अभी सारी चीजें सेट करके। थोड़ा सा राजकुमार सर माफ करेंगे, मैंने 2 मिनट आपके ले लिए हैं। वो आपका प्लेन कहीं अटक गया था, वो आज टेक्निकल उमेश भी अटक रहा है अभी रास्ते में। तो वो जो 237 बाकी रह गया था शायद अपना, तो आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो जरा राजकुमार जी को हेल्प कर दो ना, फिर राजकुमार जी तो समझाएंगे ही अपने को, है ना। एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ के आता है, फिर उसके बाद गुनता है ना। वो क्या क्या कहते हैं, निधि ध्यान ध्यान, है ना, योग प्राणायाम, कितने 8 है हठ योग में, 8 है कितने। तो ब्यूटी पार्लर का मतलब जब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आए या दिन में कभी भी कर ले। मेरे डॉक्टर मित्र हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जो सारा पोल्यूशन है वो रात को कंसोलिडेट होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन है यहाँ जयपुर में, तो वो ऐसा कहते हैं कि आपको यदि वॉक करनी हो तो शाम को करनी चाहिए, और जो इन हाउस अपने वो करने चाहिए योग, वो सुबह करने चाहिए। चलिए राजकुमार जी आ गए, ओवर टू श्री राजकुमार जी। अनम्यूट कर लीजिए बॉस। राजकुमार जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात। चलिए अधिक समय नहीं लेते हुए चलते हैं, पुराने रास्तों से नई दुनिया की खोज में चलते हैं, एक नए दृश्य की तरफ चलते हैं। क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो रास्ता, मैंने इसलिए ये वर्ड किया है कि पुराना रास्ता अगर हमें याद हो गया तो नए दृश्य उनमें देखने में हमें बड़ी आसानी होगी। क्योंकि ये जो रास्ते हैं वो दृश्य नए दिखाएगा, रास्ता वही है, उसी रोड से हम जाएंगे। और पूर्व में हमने जो बातचीत की थी, वो बातचीत की थी सेशन जो ट्रायल हैं उसके बारे में, सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण है उनके बारे में हमने बात की थी। और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः हम उसका रिवीजन कर लें उस सेक्शन वाइज, तो उससे क्या होगा कि हम उसके सिमिलर, उसको समानांतर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने पहले बात की थी, एक बार पुनः में जो है वो रिकॉल कर देता हूं। हमने 225 में बात की थी ट्रायल ऑफ कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो जो विचारण है उसका संचालन है वो कौन करेगा, कंडक्ट कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। ये ही 225 में। 226 में जो है वो हमने बात की थी
अभियोजन पक्ष के मामलों में कथन का आरंभ, ओपनिंग केस ऑफ प्रोसीडिंग, वो कौन करेगा 226 में। उसके बाद में 227 में हमने बात की थी डिस्चार्ज की, उन्मोचन की बात हमने 227 में की। 228 में हमने बात की थी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप विवेचन करना। 229 में जो है वो हमने बात की थी 229 में कन्विक्शन ऑफ पीएल ऑफ गिल्टी, दोषी होने का अभिवचन, इसकी बात हमने की थी 229 में। सेक्शन 230 में हमने बात की थी डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख की बात हमने की थी। और इसके जो नेक्स्ट सेक्शन है 231 231 230 में जो है हमने बात कर दी अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख की, डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। और 231 में हमने बात की थी एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन के लिए साक्ष्य की बात की थी। डेट मिल गई, डेट मिलने के बाद उस डेट पर जो एविडेंस आनी है उसकी हमने बात की थी एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 232 में उस एविडेंस आने के बाद में इक्विटल की हमने बात की थी, दोष मुक्ति की बात की थी, वो की थी सेक्शन 332 में। 333 में हमने बात की थी एंटरिंग ओपन डिफेंस। 232 है इक्विटल, दोष मुक्ति की बात हमने की थी सेक्शन 232 में। 233 में हमने बात की थी एंटरिंग ओपन डिफेंस, प्रतिरक्षा आरंभ करना, ये बात हमने 233 में की थी। उसके बाद में डिफेंस भी हो गई थी और हमने फिर बहस कर ली थी 234 में। आर्गुमेंट जो है वो हमने किया था, वो आर्गुमेंट कर लिया था 234 में। आर्गुमेंट के बाद में क्या होता था, जजमेंट होता है, और उस जजमेंट की हमने बात की थी 235 में। क्यों, या तो उसमें क्या होगा, इक्विटल होगा या फिर उसको कन्विक्शन कर दिया जाएगा। तो ये जो जजमेंट है उसकी बात हमने 235 में कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था 236, प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि की बात हमने कर ली थी। यहां तक जो है हमारी बात हो गई थी, और 237 की जो बात है वो चल रही थी। तो ये जो एक बार है वो आप रिवीजन कर लें इसका, इनको आके अगर माइंड में सेट कर लें तो आगे के जो है अध्याय हैं वो अध्याय बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बात वही है, उसके जो अंतर वस्तु है वो बात वही है, सिर्फ अब जो है वो सेक्शन जो है वो चेंज होंगे, सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी बातें वो वही कहेंगे जो हमने इस सेशन ट्रायल में चली थी। अगर हम एक उदाहरण अगर लें छोटा सा, कि जैसे मान लो मिठाई तो एक ही है, रसगुल्ला रखा हुआ है किसी स्टोर पर, परंतु ये कहेंगे कि भैया बड़े बुजुर्गों के लिए जो है वो फलाने नंबर के सेक्शन के जो डिब्बा है, फलाने नंबर का डिब्बा है, उसमें बड़े बुजुर्गों के लिए है। वही रसगुल्ला जवानों के लिए लेना है तो फला नंबर के डिब्बे को लेना पड़ेगा, और बच्चों के लिए लेना है तो फला नंबर के डिब्बे से आपको लेना पड़ेगा। बात वही है, मिठाई वही है, यानी सेक्शन जो है वो अलग है, बाकी उसकी जो अंतर वस्तु है वो वही है, क्योंकि बात वही है। कथन प्रारंभ करना, अगर हम सेशन ट्रायल में चलेंगे तो 226 में चलेंगे, वारंट मामले में चलेंगे तो 238 में चलेंगे। अब अगर चार्ज फ्रेम करना है तो सेशन मामले में हम 228 में चलेंगे, वारंट मामले में 240 में चलेंगे, जो समन ट्रायल है उसमें 251 में चलेंगे। बात वही है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, परंतु उसका जो सेक्शन है वो अलग अलग हो गया। कहने का मतलब ये है। तो हमने इस सेशन ट्रायल वाले जो हमने अभी लिस्ट देखी, इन 12 जो सेक्शन है उनकी, तो फिर आगे का जो काम है हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, ये जो थी 236 तक, और जो 236 है वो था पूर्व दोष सिद्धि। अब इसमें एक जो चीज है, क्योंकि हमने कहा था कि विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जितना देखेंगे हम हर बार नया पाएंगे। अब हमने पूर्व में कई बार बात की थी पूर्व दोष सिद्धि की, और शायद हम सबको पता है कि पूर्व दोष सिद्धि का जो वर्णन है, उसका उल्लेख है वो कहाँ है, सेक्शन 211 सब क्लोज 7 211(7) में पूर्व दोष सिद्धि की बात की थी। अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये पूर्व दोष सिद्धि कहाँ महत्व रखती है। क्योंकि जब एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि भाई
जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा वो उस अपराध के लिए किया जाएगा जो उसने अपराध किया है, और उसी चार्ज फ्रेम के अकॉर्डिंग उसे दंडित किया जाएगा, पेनल्टी भी उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो फिर ये इस पूर्व दोष सिद्धि का मतलब क्या हो भाई, कहाँ इसकी आवश्यकता आ गई? क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो तो दंडित किया नहीं जाना, क्योंकि हमने कहा कि अगर चार्ज जिसका लगेगा उसी सेक्शन में तो हमें पेनल्टी मिलेगी, उसी में तो सजा दिया जा सकता है ना, इसके अलावा तो नहीं दिया जा सकता। फिर ये जबरदस्ती का पूर्व दोष सिद्धि का क्या महत्व क्या रह गया? तो वहां हमें ये समझ लेना भी आवश्यक है कि ये पूर्व दोषी होती क्या है, ये कहाँ प्रभावित होती है, हमें कहाँ प्रभावित करती है। तो ये हमें कहाँ प्रभावित करती है? वो प्रभावित करती है कि अगर जिस ऑफेंस का चार्ज हमें लगा है, और अगर जहां एक वर्ड आपने सुना होगा वर्धित दंड, यह है एक इनएक्ट पनिशमेंट, वर्धित दंड एक शब्द आता है, वो कहां कि कहीं अगर आपने या किसी मान लो उस अभियुक्त ने कहीं यही अपराध दोबारा तो नहीं किया है, कहीं ऐसा अपराध तो उसने नहीं किया है जिसको क्या होगा, उसे बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा। ये वहां काम करता है, क्योंकि अगर मान लो जो वारंट ट्रायल है वो चल रही है, बिल्कुल सही कहा, 75 के अकॉर्डिंग ये वर्धित दंड के बारे में बात करता है कि अगर कोई वारंट ट्रायल का मामला चल रहा है, 379 का मामला चल रहा है, और उसने मान लो पहले कोई मर्डर कर दिया, उसने कह दिया हाँ साहब मैंने तो मर्डर किया था, परंतु उसकी सजा तो वो भुगत चुका है, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। परंतु ऐसे मामले जहां वर्धित दंड यानी प्रथम अपराध कर दिया और दूसरा अगर वो अपराध करेगा तो फिर उसे क्या हुआ, बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा। ये 71 आईपीसी का जो चैप्टर है वो ये चीज कहता है। अब अगर मान लो एग्जाम्पल हम ले तो इसका हम 374 सब क्लॉज सी और सब क्लॉज डी है उसको हम देख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि इसमें से एक जो क्वेश्चन है वो भी पुटअप हुआ था। तो अब अगर हम 374 अगर हमारे पास है, 354 सी या डी का पार्ट 3 है, वो देख लें क्या है उसमें। जब दोष सिद्धि मृत्यु से अथवा अनुकल्पत आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। और उसके बाद क्या है, जब दोष सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए है, किंतु न्यायालय 3 मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। उस दशा में सिवाय जब दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है, यह मामला उस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेप विचारण में करता है। ये है ना, उसका कारण तो लेखबद्ध करेगा। और अब अगर उसका वर्धित दंड के बारे में हम उदाहरण देंगे तो आईपीसी के 354 के उसमें चलेंगे, ये दोनों जो चीज है वो सिमिलर है। अब 354 में 354 चलें, एक बार देख लें। 354 का सब क्लोज जो है 4 है और डी है, वो क्या कहता है, जहां स्पष्ट उल्लेख है उसका 354 गैर दृश्य रति का जो है वेरिसिम के टाइम में जो ऑफेंस है उस आईपीसी में स्पष्ट लिखा है इसके नीचे, अवधि जिसकी अवधि कारावास की अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सके कब दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती, ये समझने के लिए अगर आपने खोल लिया हो तो इसमें स्पष्ट लिखा है 354 गए है, उसको आप बिल्कुल देख लें, आईपीसी का है ये। आईपीसी में क्या लिखा है, फिर दंडित किया जाएगा द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ये पूर्व दोषी वही उन मामलों में बात करता है कि भैया तूने अगर पहले कोई ऑफेंस कर लिया है तो पहले तो उसमें ऑफेंस 1 वर्ष का है, परंतु अगर ने सेकेंड टाइम में अगर वापस आपने जो है वो उस अपराध की पुनरावृत्ति की है तो पश्चातवर्ती जो अपराध किया है उसका प्रभाव भी इस अपराध पर पड़ेगा जिसका आप पे चार्ज है। तो फिर क्या होगा, फिर आपको 1 साल की सजा नहीं है बल्कि आपको 3 साल से कम की सजा नहीं दी जाएगी। अब यहां प्रभाव पड़ा उस पूर्व दोष सिद्धि का, तो इसको आप जो है वो एक बार देख लें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि जो वर्धित दंड है वो क्या है। बढ़ा हुआ दंड देना है, कहने का सिंपल सी साधारण बात यह है कि पूर्व दोषी का प्रभाव वहां पड़ेगा जहां उसी अपराध के लिए जो उसका आरोप है और पहले
उसने कोई अपराध कर दिया और वो अपराध अगर उसने दूसरी बार किया है, तब जो फर्स्ट जो उसकी जो पेनल्टी है वो नहीं दी जाएगी उसे, बल्कि जो बढ़ा हुआ जो दंड है, अगर उसने सेकंड टाइम में भी ऑफेंस कर दिया तो उसे फिर वो 1 साल वाला नहीं बल्कि उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। ये चीज है उस पूर्व दोष सिद्धि के मामले में। तो ये था, इस वजह से जो वर्धित दंड वाला जो मामला है वो इस वजह से ही ये इसमें काम में आता है कि पूर्व दोषी का वर्णन उसमें लिया जाएगा, तो फिर आपको बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा कि भाई अगर इसने पूर्व में अगर कोई अपराध किया है, यही अपराध, तो इसे फर्स्ट वाला नहीं बल्कि सेकंड वाला जो है बढ़ा हुआ दंड इसे दिया जाएगा। ये चीज थी उसमें पूर्व दोषी भी, जो कि अब पूर्व दोषी कहाँ थी, हमने पूर्व पढ़ा था 211(7), ये बिल्कुल जो है वो सेक्शन सीआरपीसी का 211 सब क्लोज 7 है, उसमें ये चीज दी हुई है। चलिए अब जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन रह गया है, इसमें 237 और 237 सेक्शन है कि 199(2) ये बात क्या करता है कि जहां सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की हम बात कर रहे हैं, और सेशन न्यायालय के समक्ष कौन से वाद जो 209 के अधीन उसे सुपुर्द किए गए थे उनके बारे में सेक्शन 225 से लेकर 236 है, और अब जो है वो 237 ये बात करता है कि धारा 199(2) के अधीन संस्थित मामले में प्रक्रिया की बात करता है। प्रोसीड इन केस इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 199 सब क्लोज 2। अब उस टाइम में हमने बात की थी और पढ़ा भी था कि 199(2) की उपधारा में कौन से मामले ऐसे आएंगे, तो हमने पढ़ा था मोटे रूप से हम ये भी जानते हैं कि भाई लोअर कोर्ट हैं, उनमें सेक्शन 500 के तहत मानहानि के दावे जो हैं वो कोई भी व्यक्ति ला सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति कौन, जो पीड़ित है वो जो है वो मामले ला सकता है, इसमें भी था। परंतु अगर मान लो कोई 18 साल से कम हो, अपंग हो, अपाहिज हो, या कोई ऐसी स्त्री जी हो जो रूढ़ी या प्रथा के अनुसार वो लोगों के सामने नहीं आ सकती या न्यायालय में नहीं आ सकती, तो वहां उन केस में न्यायालय की अनुमति से उसका जो कोई प्रतिनिधि है वो भी केस फाइल कर सकता है, ये उसे छूट दी गई थी। परंतु जहां तक है अगर ऐसे कंडीशन नहीं है तो जो पीड़ित है वही आएगा, वो सेक्शन 500 में चला जाएगा, लोअर कोर्ट में अक्सर हम जो उसमें है पेश करते हैं। परंतु सब क्लोज 2 क्या है 192 का, इसमें वो चीजें हैं कि जहां अब इसको 19 जो है सब क्लोज 2 है उसको भी हम देख लें तो बेटर होगा। इसमें है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21, अब दंड संहिता आईपीसी का अध्याय 21 क्या कहता है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, उसके अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध किए जाने के समय क्या है, भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक अभियोजक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, उसको ऐसा नियोजित होते हुए उसके आचरण के संबंध में जो है वो किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है। इस बात की जो कंप्लाइंस है वो करता है 237 कि इसके तहत राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो या संघ लोक क्षेत्र का कोई मंत्री हो या कोई ऐसा लोक सेवक हो जो उसके कर्तव्यों का जो पालन है वो कर रहा है, उसके आचरण में अगर उसके विरुद्ध जो है वो पेश करना है तो वो पेश कौन करेगा, लोक अभियोजक करेगा। और इसमें हमने पूर्व में जो है पढ़ा था, उसमें बिल्कुल पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो आवश्यक है, उसकी अनुसार उसकी जो अनुमति है उससे ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इनके बारे में अब इनका जो है इनका विचारण कहाँ होगा, ये जो सेक्शन है ये स्पष्ट कहता है कि इनका विचारण वहां होगा जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामलों की जो प्रोसीडिंग है उनमें इनका जो विचारण है वो होगा।
और वो कहाँ है? वो है सेक्शन 244 से लेकर 247 तक, 244, 45, 46 और 47, इन सेक्शन के अकॉर्डिंग ही इनका विचारण होगा। अब वो क्या कहते हैं? 244, 45, 46 और 47 क्या कहते हैं? 244 में अभियोजन साक्ष्य, 245 अभियोजन साक्ष्य पर अगर कुछ नहीं होता है तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। फिर 246 में उसका उन्मोचन नहीं होता है तो फिर उसका चार्ज फ्रेम कर देना। चार्ज फ्रेम में अगर दोषी होता है तो फिर उसको दोषी, अगर नहीं होता है तो फिर प्रतिरक्षा प्रारंभ कर देना। ये जो प्रोसीडिंग है वो सारी इसकी है जो पार्ट ग में है। क्या है? जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले हैं उनके ट्रायल में। अब ये है धारा 199(2), 237 पे आ जाइए कि अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। ये वैसे करेगा जैसे मान लो उसे जो वारंट ट्रायल वाले मामले हैं उन मामलों की प्रोसीडिंग के तहत करेगा, जो सेक्शन 244 से 247 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी प्रोसीडिंग होगी। परंतु जब तक सेशन न्यायालय उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा निर्देश नहीं देता है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभी कथित है अभियोजन के साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। अब जो है वो सब क्लोज इसका जो 2 है वो क्या कहता है कि भाई अगर दोनों पक्षकार चाहें तो उसकी जो हियरिंग है वो बंद कमरे में भी की जा सकती है, दोनों पक्षकारों में से कहे। ये उसका कहता है सब क्लोज 2। जो 237 है उसका सब क्लोज 2 क्या कहता है कि भाई दोनों पक्षकारों में से कोई भी वांछा करता है या यदि न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है, अगर कोर्ट को भी ऐसा लगे कि हाँ इनका जो विचारण है वो बंद कमरे में किया जाना चाहिए, तो वो कहाँ करेगा? बंद कमरे में उसका विचारण करेगा। ओपन कोर्ट में नहीं करेगा बल्कि वो बंद कमरे में उसका विचारण करेगा। अब सब क्लोज 3 क्या कहता है? यदि ऐसे किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्तों को या जिनमें से किसी को उन्मोचित या दोष मुक्त करता है और उसकी ये राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो वह उन्मोचन या दोष मुक्त के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक से भी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी टेबल बनाई है, मैं यह मानता हूं कि जो भाई वीआईपी हैं, वीआईपी 199(2) में आएंगे साहब, और वीआईपी हैं तो वो सेशन न्यायालय में चले जाएंगे, बेचारे गरीब आदमी दूसरे हैं वो सेक्शन 500 में लोअर कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये बात करता है उन वीआईपीज के कैटेगरी की। उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभी कथित किया गया था, यह निर्देश दे सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तब प्रत्येक उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न दे। कहने की सिंपल सी बात है कि मान लो किसी ने गलत रूप से किसी के विरुद्ध मानहानि का जो है वो दावा कर दिया, वो साबित नहीं होता है, गलत रूप से किया तो वो साबित नहीं होता है, तो भाई जिसके विरुद्ध जो है वो मानहानि का दावा किया है, तो ये कहता है कि क्यों न उसको उसका प्रतिकर दिलाया जाए, उसका जो रेमेडी है वो उसे दिलाई जाए, क्योंकि भाई सजा में तूने गलत रूप से जो है अगले के विरुद्ध एलिगेशन लगाए हैं, तो क्यों न तुम्हें जो है वो कंपनसेशन दिलाया जाए। ये बात करता है सब क्लोज 3। अब इसका जो सब क्लोज 4 है वो बात करता है कि वो जो प्रतिकर है उसकी राशि कितनी होगी, वो जो कंपनसेशन जो उसे दिलाया जाएगा उसकी राशि कितनी होगी, कंपनसेशन किसे दिलाया जाएगा? उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जो है वो कंप्लेंट फाइल की गई थी। न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट करे। अब इसमें पहला में आ गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य क्षेत्र के प्रशासक, उनको तो नहीं दिलाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको जो है वो प्रतिकर दिलाया जाएगा, क्योंकि वो तो वीआईपी है, बड़े हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो जो अन्य उनसे भिन्न है उनको दिलाई जाएगी। कितनी दिलाई जाएगी? न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है, ये वर्ड आवश्यक है, न्यायालय का समाधान होने पर कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था,
तो वह 1000 रुपए से अनधिक इतनी रकम का, यानी जो 1000 रुपए से अधिक नहीं होगी रकम, जितनी वह अवधारित करे प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को, अगर एक अभियुक्त है जिसके खिलाफ किया गया है तो ठीक है, और एक से अधिक है तो भी उनको भी दिलाया जाएगा, या किसी को दिए जाने का आदेश उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा, यानी उसका जो रीजन है वो रिटर्न में लिखेगा कि भाई क्यों, क्योंकि ये मामला बनता नहीं है, इसने गलत रूप से इनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, ये परिवाद प्रस्तुत किया था, और अब जिसके विरुद्ध लगाया गया है उसको वो कितना देगा कंपनसेशन, 1000 रुपए। अगर एक है अभियुक्त तो 1000 रुपए, और अगर एक से ज्यादा है तो भी उनको भी उसी अनुपात में 1000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, सबको, प्रत्येक को या एक व्यक्ति को। अब ये बात किसको कहता है कंपनसेशन, किसको, जिसके विरुद्ध ये परिवाद लाया गया है। परंतु ऊपर जो है सब क्लोज 3 है उसमें क्या कहता है कि भैया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनको नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि उनको 1000 रुपए दिलाने से उनकी बेइज्जती हो जाती है। अगर एक समझने के रूप में अगर हम याद रखें तो समझने की, क्योंकि सेक्शन वो नहीं कहता, सेक्शन तो यही कहता उनसे भिन्न व्यक्तियों को दिलाई जाएगी। अब वो जो 1000 रुपए जो कंपनसेशन के रूप में डिसाइड किए गए हैं वो क्या है, सब क्लोज 5 क्या कहता है कि उपधारा 4 के अधीन निर्णीत प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह मजिस्ट्रेट द्वारा क्या आरोपित किया गया हो, पेनल्टी के रूप में दिया गया हो, इम्पोज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट, ए फाइन, वेयर ए फाइन, ऐसे दिया गया है जैसे मान लो वो फाइन के रूप में जो है वो अधिरोपित किया गया और जुर्माना कर दिया गया हो, क्योंकि वसूल ने भी है, कह दिया कोर्ट ने 1000 रुपए दिलाए जाएंगे, और वो 1000 रुपए दे नहीं तो, क्योंकि उसकी वसूली की भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो उसकी वसूली की कार्रवाई कैसे होगी, वो 1000 रुपए जो कंपनसेशन का है वो ऐसा माना जाएगा जैसे वो फाइन हो, कोर्ट ने फाइन लगाया हो। अब इसका जो सब क्लोज 6 है वो क्या कहता है, उपधारा 4 के अधीन, उपधारा 4 के अधीन क्या था, 1000 रुपए से अनधिक की राशि जो कंपनसेशन के लिए ऑर्डर दिए थे, प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। भैया उस जुर्माना वसूल करने के लिए जो उसको कार्रवाई है उससे वो बच नहीं सकता, ऐसा नहीं कि साहब वो मना कर दे, नहीं, आप पर ये जो सिविल और इसकी जो दंडिक कार्रवाई है वो दोनों ही उस पर लागू होगी, उससे छूट नहीं मिलेगी। परंतु इसमें क्या कहा है, परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय हिसाब में ली जाएगी। अब जैसे मान लो वसूली की कार्रवाई होगी साहब, 1000 रुपए हो गए, 500 रुपए उसने दे दिए, 500 रुपए बाकी रह गए, तो उसमें था ना कि अगर जुर्माना दे देने की सूरत में हमने पहले पढ़ा था आईपीसी में कि जितना जुर्माना दे दिया जाएगा उसके अंश भाग को उसके कारावास से जो है वो छोड़ दिया जाएगा, और नहीं देगा तो उसको सिविल कारावास होगा। अब उसने 500 दे दिए, क्योंकि वह दंडी कार्रवाई वही है, उस फाइन की बात करता है ये, 500 दे दिए और 500 बाकी रह गए, उसने जो है उसको वसूल करने के लिए कार्रवाई कर दी, तो दूसरी बार क्या होगा, उसका हिसाब भी होगा, भैया 500 इसने दे दिए, अब जितनी बची है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कार्रवाई है वो संस्थित की जाएगी। अब इसका जो है सब क्लोज 7 है वो कहता है कि उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वह उस आदेश की अपील जहां तक वह प्रतिकर के संदाय के संबंध में है न्यायालय में कर सकता है। अब उस पे मान लो जो है कंपनसेशन देने के लिए कह दिया भाई 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे जिसके विरुद्ध आपने ये परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसके एलिगेशन लगाए हैं, और अगर वो 1000 रुपए देना नहीं चाहिए क्योंकि उसका जो प्रोसीडिंग है वो एज ए फाइन है, वसूला भी वैसे जा सकता है, सिविल और दंडिक कार्रवाई जो है उससे वो बच नहीं सकता। अब वो कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है कि मैं नहीं देना चाहता, तो वो उसकी अपील भी कर सकता है। जब किसी अभियुक्त को, सब क्लोज 8 क्या कहता है, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश, अब वो कब दिया जाएगा ये भी है, का आदेश दिया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पूर्व, उसकी जो अपील की अवधि है वो अवधि मान लो समाप्त हो गई तो उससे पहले, या यदि अपील पेश कर दी गई है, अगर उसने अपील पेश कर दी है मैं तो नहीं दे रहा इसको पैसा,
तो अपील के विनिश्चय कर दिए जाने के पूर्व नहीं दिया जाएगा। ये जो सब क्लोज 8 है वो क्या कहता है कि भैया वो जो पैसा है, जो प्रतिकर का पैसा दिया गया है, वो कब दिया जाएगा? जब तक वो अपील नहीं करे। अगर मान लो अपील की अवधि है 60 दिन की, 30 दिन की जो अपील की अवधि है वो समाप्त हो गई, तो भैया अब तो दे दे, उसको पैसा देना पड़ेगा। और अगर उसने अपील कर दी है तो फिर पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अपील कर दी तो काय का पैसा देना पड़ेगा? कब देगा? जब उस अपील का डिसीजन हो जाएगा, विनिश्चय कर दिए जाने के बाद उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर उसने अपील कर दी तो उस अपील के दौरान वो पैसा वो नहीं देगा और अपील करने तक भी वो नहीं देगा। यानी उसने अपील नहीं की है तब तो उसे देना पड़ेगा, या अपील कर दी उसने, उसका ऑर्डर हो गया और वो समाप्त हो गया और उसने कह दिया मैं देना पड़ेगा, तो उसके बाद देना पड़ेगा। ये सिर्फ बचाव करता है कि कब नहीं देनी पड़ेगी। कब नहीं देनी पड़ेगी? उस अपील की अवधि तक, समाप्त होने तक, उससे पूर्व नहीं देना पड़ेगा। और अगर अपील कर दी है तो उसका विनिश्चय जब तक नहीं हो जाता तब तक नहीं देनी पड़ेगी। तो कारण ये है, मतलब इसका जो आशय ये हुआ कि देनी कब पड़ेगी? उस अवधि को छोड़कर, और अपील करने की अवधि को छोड़कर उसे देना पड़ेगा। ये जो थी, ये बातें थी अपने जो 199(2) के तहत जो है वो थी, जिसकी बात करता है 237। साधारण रूप से हम सिंपल सा ये समझें कि भैया जो वीआईपी है, वो वीआईपीओ के जो दावे हैं वो 199(2) के तहत, जो भी वीआईपी है वो 237 के तहत जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। और जो साधारण बच्चे हैं वो लोअर कोर्ट में बेचारे क्या करेंगे, फिर सेक्शन 500 के तहत चले जाएंगे, सेक्शन 500 में दावे कर देंगे। अब इन वीआईपीओ को छोड़कर प्रतिकर दिलाने का भी है। प्रतिकर कितना होगा साहब? 1000 रुपए से अधिक का नहीं होगा। और वो जो प्रतिकर है, वो जो कंपनसेशन है, वो कैसे होगा? एज ए फाइन होगा। जैसे कोर्ट ने किसी पर फाइन लगा दिया है, अब फाइन लगा दिया तो उसकी वसूली के लिए भी है, वो सिविल और दंडिक कार्रवाई से वो बच नहीं सकता, उसे देना पड़ेगा। ये चीजें हैं। अब कब तक उसे बचाव जो है, जिसके विरुद्ध ये ऑर्डर पारित किया गया है प्रतिकर देने का, वो कब तक नहीं देगा? भैया उस अपील के अवधि के समाप्त होने से पहले, और अपील कर दिए, अगर अपील कर दी है तो उसका ऑर्डर या विनिश्चय नहीं हो जाता तब तक वो नहीं देगा, अन्यथा उसे देना पड़ेगा। तो ये जो थी, ये बात थी 237 की। अब इसमें ये चीजें हैं, वो सेशन ट्रायल वाली बातें थी। अब हमें 199(2) है वो सेशन ट्रायल की बात करता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई मंत्री है या कोई लोक सेवक हैं जो उस संघ यूनियन में हैं, तो उनके विरुद्ध जो वाद हैं, वो उनके विरुद्ध वाद कहाँ लाए जाएंगे? सेशन कोर्ट में। अदरवाइज गरीबों के कहाँ लाए जाएंगे? लोअर कोर्ट में, सेक्शन 500 के तहत। परंतु इसमें समझने वाली बात भी ये है कि अगर 199(2) हमने पूर्व पढ़ा था, अगर उसको एक बार वापस रिवाइज कर लें तो शायद हो सकता है ये अपना बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं प्रश्न ये उठाऊं, कहूं कि अगर मान लो जयपुर में राज्यपाल आया, और राज्यपाल जयपुर में आया, कोई सभा कर रहा है, और मैंने उन गवर्नर के विरुद्ध कोई ऐसी बात कह दी जो उसकी श्रेणी में आती है, अपमान की श्रेणी में, हो गया। या मान लो मैं उदाहरण दूं, अगर मेरे यहाँ का लोकल कागज, जैसे मैं टोडा राय सिंह, किसी कार्य के दौरान अगर वो जो गवर्नर है वो मेरे टोडा राय सिंह में यहाँ प्रोग्राम में आता है, और मैंने उनके जो विरुद्ध है कोई ऐसी बात कह दी जो अपमान की श्रेणी में आती है, अब राज्यपाल क्या मेरे लोअर कोर्ट में यहाँ मेरे विरुद्ध जो है वो मानहानि का दावा प्रस्तुत कर सकता है क्या? क्योंकि सेक्शन 1992 सब क्लोज तो क्या कहता है कि इनके विरुद्ध, ये जो वीआईपीज हैं, इनके विरुद्ध अगर कोई वाद लाया जाता है तो भैया, क्योंकि वीआईपी तो बड़े कोर्ट में ही जाएंगे, सेशन कोर्ट में लाना पड़ेगा इनके खिलाफ। गरीब आदमियों को तो छोटे कोर्ट में हो जाएंगे, इनके विरुद्ध कहाँ है? सेशन कोर्ट में। परंतु जब अगर मान लो इनको परिवाद करना, ये खुद परिवादी हैं, और मेरे खिलाफ अगर लाना है, तो क्या फिर सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा या लोअर कोर्ट में भी हो सकता है? इसके लिए इसका जवाब है, वो जवाब कहाँ मिलेगा हमें? ये 19 जो है उसके सब क्लोज 6 में हमें ये जवाब मिलेगा। एक बार इसे भी क्लियर कर लें ताकि ये जो पूरी चीज है वो बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगी, और हम इसके बाद में आगे चलेंगे फिर वारंट ट्रायल के। क्योंकि अकॉर्डिंग जो हमने सेशन ट्रायल पढ़ा है, तो वारंट ट्रायल का जो अकॉर्डिंग है उसके जो समानांतर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी है। इसलिए एक बार थोड़ा जो समय है तो इसको अपन देख लें। 199 का सब क्लोज 6 है वो एक बार देख लें।
क्योंकि ये इस क्वेश्चन का ही आंसर है कि अगर मान लो उनको करना है तो फिर क्या क्या वो सेशन कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि वो तो वीआईपी हैं। तो ऐसा नहीं है। ये कहता है इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभी कथित है, उस अपराध की बाबत अधिकारता वाले किसी मजिस्ट्रेट के साथ समक्ष परिवाद के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी। यह है नथिंग इज दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम। ये कहता है कि उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी वो जो हैं वो तो यहाँ इन जो न्यायालय हैं वो उनका परिवाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका जो प्रसंज्ञान है वो प्रसंज्ञान भी लिया जा सकता है। दैट्स क्लियर है कि अगर उनके विरुद्ध वाद लाना है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन न्यायालय में ही जाना पड़ेगा, लीजिए कि वही जाना पड़ेगा सेशन न्यायालय में। परंतु अगर वो वाद ला रहे हैं तो वो तो कहीं भी ला सकते हैं, क्योंकि ये प्रभाव क्या है, जिसके विरुद्ध लाया जा रहा है उसका प्रभाव है। जिसके विरुद्ध लाया जा रहा है अगर वो वीआईपी हैं तो बड़े कोर्ट में जाओ, और अगर वो वीआईपी नहीं है, अपने जैसे छोटे मोटे आदमी हैं, तो वो लोअर कोर्ट में भी लाया जा सकता है। ये मुख्य रूप से अंतर है जो इसका जो 9 है उसका सब क्लोज 6 और सब क्लोज 2 ये दो ही चीज करता है कि भैया उनके विरुद्ध लाना है तो सेशन कोर्ट में चले जाओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी परमिशन आवश्यक है। परंतु अगर वो खुद ला रहे हैं, परिवादी खुद हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध आ रहे हैं, बिल्कुल आप लोअर कोर्ट उनके लिए खुला है, परिवाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रसंज्ञान भी लिया जा सकता है, वो उसको बाधित नहीं करते। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अब आगे, जो हमारा अध्याय है वो 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। चैप्टर 19 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेटों के द्वारा जो मामले हैं वो कौन से वारंट मामले जिनका विचारण। अब अकॉर्डिंग उसी के हैं, अगर हमने सेशन न्यायालय के जो सेशन ट्रायल वाले जो मामले हैं विचारण हैं उनको हमने पढ़ा था, तो एज इट इज वैसा का वैसा ही किसमें है, वारंट मामले में। इसका जो चेंज है वो क्या है, सिर्फ धाराएं चेंज है, सेक्शन चेंज है। अब हमने पढ़ा था, देखिए अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने एक ये भेजी, चलिए इसके पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो है उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। अब ये बात करता है सबसे पहले सेक्शन 238। 238 क्या कहता है, कंप्लाइंस विद सेक्शन 207, धारा 207 का अनुपालन। अब 207 का अनुपालन क्या है, हमें याद होगा पिछले हमने जो लेसन है उसमें पढ़ा था कि भैया जो मजिस्ट्रेट हैं वो 207 की कंप्लाइंस करेंगे, 207 की अनुपालना करेंगे। क्या, वो ऐसे डॉक्यूमेंटों की बात करता है जो अभियुक्त को दिया जाना है, या अगर सिंपल सी और साधारण भाषा में समझ ले तो भैया वो जो चालान की कॉपी है उस चालान की कॉपी की बात करता है ये, कि जो 173(2) के अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हुई है उस अभियुक्त के विरुद्ध, तो उस चालान की कॉपी वो डॉक्यूमेंट, अब उसमें चाहे 161 के, क्योंकि हमने पढ़ा था 207 में 161 के बयान हो, 164 की संस्कृतियां हो, या कोई ऐसे एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट हो जो अभियुक्त को दिया जाना उचित समझते हो। उसमें यह भी है कि अभियुक्त को दिया जाना अगर उचित नहीं समझते हैं, जिससे प्रभावित पड़ता है, तो नहीं दिया जाएगा। परंतु जिस आधार पर वो केस चलना है, अभियोजन का आधार क्या है, वो सारे दस्तावेज तो क्या दिए जाएंगे, जिसपे वो अभियोजन चलाना चाहता है तो वो तो सारे अभियुक्त को दिए ही जाएंगे। ये आता था सेक्शन 207। अब इसके कंपैरिजन में पढ़ लें, 208 कहां था, सेशन न्यायालय की बात करता था। भाई अगर सेशन न्यायालय के समक्ष कोई अगर विचारण चलता है तो वो अभियुक्त की कॉपी है वो 208 में देगा, और लोअर कोर्ट की बात है वो कहां करेगा, 207 में करेगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी मजिस्ट्रेटों की बात कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट तो 207 में करेगा। तो ये कहता है भैया अगर 207 की अनुपालना कर ली है तो उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो कंप्लायंस है वो क्या करेंगे, उसकी पालना किसकी, 207 की पालना होनी जरूरी है। ये क्या कहता है, जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अपना ये समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालना
अनुपालन कर लिया है। मजिस्ट्रेट जाते कहते कि भैया इसको कॉपी दे दी, हाँ साहब कॉपी दे दी, ठीक है अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दो, आपको चालान की कॉपी मिल गई, यानी उसके खिलाफ क्या अपराध जो है वो लेके आए हैं, कौन कौन से दस्तावेज लेके आए हैं, कौन कौन से गवाह उनके पास है, उन सबकी जो कॉपी है उसके बारे में पूछेगा। फिर वो कह देगा कि यस मुझे जो है वो चालान की जो कॉपी है वो मिल गई है, यानी 207 की जो अनुपालना है वो कंप्लीट हो गई है, तो वो क्या करेगा फिर आगे की प्रोसीडिंग बढ़ा देगा। तो 207 जो 238 है वो सिर्फ यही कहता है कि उसको चालान की कॉपी दी या नहीं दी, 207 की जो पालना है वो की या नहीं की है। अब चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 239 239 वो क्या है? अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? अच्छा, एक बात ये रह गई कि जो संचालन की हम बात कर रहे हैं यहाँ 238 में, वो 238 सेशन जो ट्रायल है उस मामले में क्या है? 226 है, 225 है। संचालन और कथन का आरंभ करना 225-26 में ही समावित हो गया इसका क्या 238। और उसकी जानकारी भी लिए हम अगर हम चलें तो 301 300 जो 2 है वो अगर हम सीआरपीसी में चलेंगे तो वो क्या कहेंगे? लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति जो प्राधिकृत है उनके द्वारा तो इनका जो कार्यवाहियां हैं उनका संचालन की अनुज्ञा है इसमें। तो यहाँ आ गया कि सहायक लोक अभियोजक या लोक अभियोजक है वो उन मामलों का संचालन करेगा। और जो सेशन न्यायालय है उसमें क्लियर दे रखा है संचालन 225 में साहब लोक अभियोजक करेगा, और उधर 301 की जो परमिशन है उसमें क्या है? एपीओ करेगा, यानी सहायक लोक अभियोजक। या अगर मान लो किसी व्यक्ति को प्राधिकृत, क्योंकि सहायक लोक अभियोजक की कई बार हमने देखा है प्रैक्टिकल में भी और सेक्शन भी है कि अगर सहायक लोक अभियोजक उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से तो वो जो पुलिस अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके द्वारा भी वो कार्य प्रारंभ की जा सकती है जिसकी अनुज्ञा जो है उसकी परमिशन है उसमें है, उसकी एब्सेंस में। परंतु अगर एपीओ वहां है तो फिर वो नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में या किसी अन्य जो व्यक्ति है जिसको प्राधिकृत किया जाता है वो भी वो कार्रवाइयां प्रारंभ कर सकता है। चलिए हम बात कर रहे थे वारंट मामले के 238 की। उसके बाद में हम आगे बढ़े सेक्शन 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। अब वो क्या बात करता है? वही डिस्चार्ज वाली बात करता है जो सेशन ट्रायल में 227 की बात थी वही थी, ठीक है। अब यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त कई ऐसी परीक्षा यदि कोई हो, ऐसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है। वो इन दोनों सुनवाई का मतलब क्या है? बहस प्रसंज्ञान। बहस प्रसंज्ञान सुन ली साहब, अभियोजन की भी सुन ली और जो एक्यूज है उसकी भी सुन ली, दोनों की बहस प्रसंज्ञान सुन ली। उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है, यानी ऐसा कोई आधार ही नहीं है इस पत्रावली पर कि जिसके आधार पर ये आगे जो कार्रवाई की जानी आवश्यक है या की जानी चाहिए, तो वह उसे उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। और ऐसा करने के अपने कारणों में क्या करेगा? लेखबद्ध भी करेगा। वो जो रीजन है उसके जो कारण है वो क्या करेगा? रिटर्न में उसको लिखेगा। तो ऐसा आधार अगर नहीं बनता है उस बहस प्रसंज्ञान में तो उसे क्या कर देगा? वो डिस्चार्ज कर देगा। यही बात सेशन ट्रायल के मामले में 227 भी कहती थी कि भाई अगर कोई प्रथम दृष्टया ऐसा मामला नहीं बनता है उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उस पत्रावली पर, तो उन्हें क्या कर देगा? वो डिस्चार्ज कर देगा। वो जो पावर जो है सेशन जो कोर्ट को है वही वारंट ट्रायल मामले में मजिस्ट्रेट को भी है। वो किसमें है? वहां तो 227 में था और यहाँ 239 में है, 239 में है, दोनों बराबर बात वही है। अब आरोप विवेचित करना, क्योंकि हमने उसमें सोमावती वाला केस देखा था सेशन ट्रायल में कि वहां प्रथम दृष्टया अगर कोई मामला बनता है तो वो जो है वो आरोप विवेचित कर देगा। और यहाँ जो है वो है स्वराज सिंह अहलावत बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी है वारंट मामले में भी क्या है? स्वराज सिंह अहलावत बनाम स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 52। इसमें क्या दिया गया था? स्वराज सिंह अहलावत बनाम स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट, पेज 52।
इसमें कहा था कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अथवा सामग्री से ये सफल होता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, चाहे वह कितना ही संदेश पात्रक क्यों न हो, अभियुक्त को अनुमोदित नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि अगर वो डाउटफुल हो, परंतु अगर थोड़ा सा भी उसमें ये लगता है कि यार इसने अपराध किया है, तो क्या करेगा, वो चार्ज फ्रेम कर देगा। ये चीजें हैं। और उधर सोमावती वाले केस में भी क्या करा है सेशन ट्रायल वाले में, कि भाई अगर प्रथम दृष्टया मामला उसे बनता है या ऐसा उसे प्रतीत होता है कि इसने शायद ये अपराध किया है, तो फिर वो उसे चार्ज फ्रेम कर देगा। परंतु अगर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो दोनों में ही, सेशन ट्रायल में भी और वारंट ट्रायल, इन दोनों में ही अगर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, प्राइमा फेसी मामला नहीं बनता है, तो वो दोनों ही क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। सेशन ट्रायल के मामले में तो 227 में डिस्चार्ज कर देंगे और वारंट ट्रायल के मामले में 239 में उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब डिस्चार्ज नहीं किया है तो फिर क्या करेंगे, आरोप विरचित करना, आरोप विरचित कर देंगे, क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, दोनों ही करेंगे। सेशन ट्रायल में भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे और वारंट मामले में भी करेंगे। अब उसमें तो कहाँ किया था, 228 में किया था। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहाँ था, सेशन ट्रायल में तो कहाँ था, 228 में था, और यहाँ कहाँ करेंगे, वो 240 में करेंगे। अब 240 पढ़ लेते हैं। यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की ये राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, इन दोनों चीजों को देखेगा, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध क्या करेगा, चार्ज फ्रेमिंग कर देगा, आरोप जो है विरचित कर देगा। बात वही है कि मान लो प्रथम दृष्टया मामला बनता है, उसी के सुनवाई के योग्य है, भाई हाँ ये यही चलना है और मैं इन सेक्शनों में जो है जो यहाँ आरोप में लगाने जा रहा हूँ उसमें मैं दंड देने में सक्षम हूँ, तो बिल्कुल वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेमिंग कर देगा। इसी का जो है वो सब क्लॉज 2 क्या कहता है 240 का, कि तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा और उससे ये पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवाद करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। वही बात जो उसके बाद में जो अभियुक्त का अभिकथन है, उस अभिकथन में वही है कि भाई ठीक है आपके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है, आपको पढ़ाया, सुनाया, समझाया गया, आप समझ गए, उसका आंसर जो हमने चार्ज फ्रेम किया था उस टाइम था कि हाँ मैं समझ गया। क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं या अन्वेषा चाहते हैं, तब उसने ये कह दिया कि मैं अपराध स्वीकार करता हूं, तो हमने पूर्व में जो है वो बात की थी कि उसे दोष सिद्धि कर दी जाएगी, परंतु ये कहता नहीं मैं जो है वो अपराध स्वीकार नहीं करता, ये गलत रूप से मेरे विरुद्ध जो है ये लाया गया है, केस फाइल किया गया है और मैं अन्वेषा चाहता हूं, तो फिर क्या करेगा, आगे जो प्रोसीडिंग वो बढ़ जाएगी। फिर है उसकी आगे की प्रोसीडिंग है 241 में, दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। भाई उसने अगर स्वीकार कर लिया 241 में तो उसे क्या कर लेगा, सजा कर दी जाएगी। और वही बात कहां, जो सेशन ट्रायल के मामले में 229 में थी, 229 में यही कहता था, उससे पूछा गया कि भाई समझाया गया चार्ज प्रेमी को और अगर वो दोष सिद्धि के बारे में एक्सेप्ट करता कि हाँ मैंने अपराध किया है तो ठीक है, उसे स्व विवेकानुसार जो है वो जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो सेशन जज है, उसको दोष सिद्ध कर देगा। और यहाँ वारंट ट्रायल में भी बात वही है, उसे पूछा जाएगा, अगर वो स्वीकार करता है तो उसे जो है वो सजा कर दी जाएगी। 241 दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि, यदि अभियुक्त दोषी होने के अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्व विवेकानुसार दोष सिद्ध कर देगा। ये हमने पूर्व में पढ़ लिया, बात वही है, दोनों सेक्शनों में एक ही है। अब 242 दोनों है, उसको सुनने के बाद में स्व विवेकानुसार है, वो खुद जो है स्व मोटो जो है उसको देखेगा कि कितना दंड देना चाहिए, वो उसको जो पावर है वो दे देगा। अब है 242। अब 242 क्या कहता है, अभियोजन के लिए साक्ष्य। अब अगर हम थोड़ा सा समझें कि वारंट ट्रायल के मामले में जो 242 है वो सेशन ट्रायल के जो केस हैं वो 200 जो सेक्शन 230 और 231 दोनों को कंबाइन करती है। जो बात क्योंकि बड़े हैं सेशन है तो 230 और 31 इन दोनों को मिलाकर वारंट मामले में कौन सा सेक्शन बना है, 242 बना है।
क्योंकि 242वां सेशन ट्रायल में 230 क्या कहता था, अभियोजन साक्ष्य की तारीख होगी, फिर तारीख के बाद में जो तारीख नियत करेंगे तो 231 के अंदर उस तारीख पर क्या आएगी, साक्ष्य आएगी। दो अलग अलग है, 230 तारीख नियत करेगा और 231 पे जो तारीख नियत करेगी उस तारीख पर एविडेंस आएगी। डेट और एविडेंस दो है और यहाँ दोनों को कंबाइन कर दिया तो भाई तारीख भी नियत कर दी और उस तारीख पे एविडेंस भी आ गई। ये बात करता है 242। अभियोजन के लिए साक्ष्य, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, बात वही है क्योंकि हमने बात चली कि यहाँ सेक्शन के नाम ही अलग हैं, बाकी उसकी जो अंतर्वस्तु है वो एक ही है। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोष सिद्धि नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा की तारीख नियत करेगा। वही आ गया 230 वाली बात, तो सेशन ट्रायल में 230 की तारीख नियत कर दी। फिर इसमें जो प्रोवाइडेड है वो भी है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों की कथन अग्रिम रूप से प्रदान करेगा। भाई जो भी कोई विटनेस वगैरह वो जो रिकॉर्ड पे लेता है 161 वाला सारे बयान है वो दे देगा, उसकी बात करता है कि पहले उसको देगा उसके बाद में। फिर मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। बात वही है, सम्मन जारी कर दिया, भाई ठीक है साहब, ऑर्डर शीट देखी और लोक अभियोजक ने जो है सहायक लोक अभियोजक ने कह दिया कि साहब ये जो एविडेंस है वो इनको बुलाओ, तो कह देगा हाँ ठीक है साहब 1 से नंबर 4 तक के या 2, 3, 6 जो ये जो भी हैं इस विटनेस लिस्ट में उनको बुलाने के लिए वो सम्मन जारी कर देगा। सब क्लोज 3 पहले में वही बात करता है, तारीख दे देगा। सब क्लोज 2 क्या करता है, 242 का सम्मन जारी कर देगा। और सब क्लोज 3 क्या कहता है, ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया गया है। अब ये सब क्लोज 3 है वो आ गया 221 जो सेशन ट्रायल का था, उसके अकॉर्डिंग 221 में जो भी एविडेंस आई है वो एविडेंस को लेखबद्ध करेगा, साक्ष्य दस्तावेज वगैरह जो भी है वो लेगा। अब इसमें जो परंतु है, परंतु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा नहीं कर ली जाती आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए बुला सकेगा। जो हमने बात की थी, जो बयान डेपर वाली बात की थी कि जो बयान डेपर भी किए जा सकते हैं, उसके जो बयान है आस्थगित किए जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हमने काफी बात की थी इसके बारे में। ये वही बात करता है कि जब तक उसकी प्रतिपरीक्षा है तब तक के लिए या अन्य साक्ष्यों की परीक्षा नहीं ली जाए तब तक के लिए बयान डेपर जो है वो बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये था 242 जो सेशन ट्रायल के 230, 231 इसके अकॉर्डिंग था। अब है प्रतिरक्षा का साक्ष्य। प्रतिरक्षा का साक्ष्य क्योंकि इन दोनों को होने के बाद में, क्योंकि डिफेंस के जो बयान है वो भी होने हैं और प्रतिरक्षा का जो साक्ष्य है, प्रतिरक्षा आरंभ करना सेशन ट्रायल के मामले में 233 था, वहां 233 है और यहाँ क्या बात करता है 243 की बात करता है कि 243 वारंट मामले में है। जब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे लेखबद्ध अभिलेख में फाइल करेगा। सब क्लोज 2 क्या कहता है, यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है कि वह परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के या कोई दस्तावेज या अन्य किसी साक्षी को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करे तो मजिस्ट्रेट ऐसी आदेशिका जारी करेगा। कब? तब तक जो हमने पूर्व में बात की थी कि वह तब तक जारी नहीं करेगा, जैसे मान लो डिफेंस एविडेंस में हमने बात की थी कि बुलाना चाहता है कि साहब फला फला जो गवाह हैं जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है परंतु न्याय विनिश्चय के लिए बहुत आवश्यक है साहब उनको रिकॉल करो, तो वो कब तक उनको नहीं बुलाएगा? जब तक ऐसा आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। बात वही है, एक बिल्कुल सेम, इसमें कुछ ही नहीं है। जैसे सर ने पूर्व बताया था, हमने जो भारतीय संविधान में चले थे और दिग्विजय सर ने बताया ना तिलगटेन राय बदे, बिल्कुल कंडीशन वही है यहाँ कि वह तंग करने वाला, विलंब करने से या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है, ऐसा कारण उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। सेम प्रोसीजर कि अगर मान लो वो डिले करने वाला नहीं है, तंग करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है तो उसे जो परमिशन है वो ग्रांट हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका जो है वो परंतु क्या है, जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने से पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर ली है यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, उसकी चीफ हो गई,
क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, या उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल चुका है। कई बार क्या होता है, अगर मान लो एविडेंस नहीं करा ली, आवाज पड़ रही है कोर्ट में, भाई इससे क्रॉस एग्जामिनेशन करो, वो जानबूझकर नहीं जाता है और उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बंद कर दी जाती है। तो यानी ये माना जाएगा कि उसे पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, चाहे उसने प्रतिपरीक्षा नहीं की हो। अब वो अगले जो एप्लीकेशन है वो रिकॉल करने के लिए, साहब मैंने तो उस जो गवाह जो न्यायालय में आया था उसकी परीक्षा ही नहीं हुआ, वो मैंने तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, उसको बुलाए, तो ऐसा नहीं होगा भैया, आपको पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, वो ये बात करता है। तब ऐसे साक्षी को हाजिर करने के लिए इस धारा के अधीन तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। बात वही है कि न्याय प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तंग करने वाला नहीं हो। सब क्लॉज 2B इसी के अकॉर्डिंग कहता है कि उस साक्षी को बुलाया जाएगा तो उसका जो खर्चा है, उसका जो टीएडीए जो भी नियमानुसार बनता है वो भी देना पड़ेगा। उसकी बात करता है, ये टीएडीए की बात करता है, उसके व्यय की बात करता है सब क्लॉज 2, और जो 1 है वो कहता है कि उसे रिकॉल किया जा सकता है अगर न्यायालय उचित समझे तो ये जो थे वो है 243। सर मैंने वो एक जो टेबल है वो व्हाट्सएप की थी, वो थोड़ा एक बार कंपैरिजन करा दें उससे। मैंने अभी जो सुबह है वो भेजी थी ग्रुप पे। सर 1 मिनट का समय देंगे सर? मैं करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, चर्चा प्रारंभ कर दें आप चाहे, मैं कर रहा हूँ जी। तो ये चीजें हैं सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल के मामले में। बात वही है, संचालन उधर सेशन ट्रायल में 225 है, तो इधर वारंट ट्रायल में 301 की जो अनुपालन है उससे है, संचालन वही करेंगे, उधर लोक अभियोजक इधर ये है। और कथन का प्रारंभ करना 225 और 226 है सेशन ट्रायल की, वो इंक्लूड है 238 में। उधर जो है डिस्चार्ज है, तो इधर 239 में है वो डिस्चार्ज है। ये जो सारी चीजें क्योंकि आएंगे, अब हम जब समन ट्रायल के जो मामले हैं अगर वो पढ़ेंगे तो उनमें भी आएगा, परंतु एक जो चीज है वो एक चीज दोनों में, समन ट्रायल वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल है, इन दोनों में एक जो चीज है वो नहीं है, वो है दोष मुक्ति। कब? जब अभियोजन साक्ष्य आने के बाद में। हमने पहले पढ़ा था सेशन ट्रायल में कि मान लो अभियोजन का कोई जो पूरी है वो साक्ष्य आ जाती है, बयान मुलजिम हुआ, बयान मुलजिम की स्टेज पर सेशन न्यायालय उसको दोष मुक्त कर सकता है, परंतु वारंट ट्रायल मामले में ऐसा प्रोविजन नहीं है। उसमें बयान मुलजिम होंगे और उसके बाद में डिफेंस पेश किया जाएगा, फिर 234 में आर्गुमेंट होगा और उसके बाद में मेरिट पे डिसाइड होगा 235 में। और यहाँ जो है वारंट मामले में सीधा जो है वो कहाँ चले जाएगा, 248 में चला जाएगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे, निर्णय दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के बारे में। तो वहां जो सेशन ट्रायल है वहां तो ये प्रोविजन है, परंतु यहाँ जो है वारंट मामले में ये प्रोविजन नहीं है कि उसे अभियोजन पक्ष की सारे एविडेंस आने के बाद में उसे जो है वो दोष मुक्त कर दिया जाए। तो ये चीजें हैं विशेष रूप से। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि वारंट जो ट्रायल मामले हैं उनको 3 पार्टों में जो है वो बांटा गया है। पहली जो सेक्शन थी वो पहली सेक्शन है 238 से 243 पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। पार्ट इसका जो 2 है वो था पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, और थर्ड था विचारण की समाप्ति। तो जो फर्स्ट 238 और 243 है वो अलग है, 244 पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वाले मामले में है और 248 से 250 कॉमन है, ये दोनों पे अप्लायंस होगी। चलिए ये जो स्क्रीन है वो एक समय अभाव था, परंतु मैंने जैसे भी है वो थोड़ी बनाने की कोशिश की कंपैरिजन में। मैं समय कम है, 2-3 मिनट में इसको कर देता हूं। देखिए ये जो है मैंने एसटी जो है फर्स्ट लिखा है वो है सेशन ट्रायल, डब्ल्यूटी लिखा है वो है वारंट ट्रायल वाले मजिस्ट्रेट के, और आगे एसएटी लिखा है वो है समन ट्रायल वाले। अब ये जो तीनों हैं उनके कंपैरिजन में हम कर लेंगे, और ये बीच में मैंने जो एरर लगा के लिखा है वो है ऐसे मामले जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न है, क्योंकि ये क्या है उन सेक्शन को कवर कर देता है। अब संचालन से हम समझ जाएंगे, 225 में जो सेशन ट्रायल है उसमें ये करेगा, और उसमें लिखना भूल गया 301 जो है वो एपीओ कर देगा। ये दोनों 225 और 226 है वो दोनों समाहित हैं 238 में वारंट मामले में, इन दोनों को मिलकर जो है वो 238 बनता है। संचालन करना स्टार्ट करना, फिर डिस्चार्ज की बात करता है सेशन ट्रायल में 227 और वारंट मामले में 239, इसको बराबर हम देख सकते हैं। या डिस्चार्ज की बात करता है, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, प्रथम डिस्चार्ज नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देंगे, यहाँ भी
227 में, और वारंट मामले में मजिस्ट्रेट कर देगा 239 में। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, उसकी बात करता है, 228 में सेशन मामले में था, और 240 क्या है, वारंट मामले में। यानी 226, 27, 28, 29 ये चारों सेक्शन है वो एज इट इज सेम वैसे ही चलेंगे जो 238, 39, 40 और 41 में चलते हैं। और वहां जो है फिर सम्मन मामले में क्या आ जाएगा, उसमें उन्मोचन करना, आरोप विरचित करना, दोषी होने का अभियोग, ये तीनों जो चीज हैं वो सम्मिलित हो जाएगी आरोप विरचन 251 में। चार्ज ऑफ फ्रेमिंग सेशन मामले में 228, वारंट मामले में 240 और सम्मन मामले में 251। फिर दोषी होने का अभिकथन, अगर वो कहता है कि ठीक है दोषी होने का मैं दोषी हूं, तो फिर क्या होगा, 229 में सेशन के मामले में और 241 वारंट के मामले में, और सम्मन के मामले में 252 के मामले में। उसके बाद अभियोजन साक्ष्य का आना, 230 सेशन के मामले में और 231 ये भी सेशन के मामले में, और दोनों को मिलाकर जो है वो वारंट के मामले में 244 बनता है, और सम्मन के मामले में 254 बनता है। 254 में सम्मन केस में जो है वो अभियोजन साक्ष्य लिए जाएंगे, 242 में वारंट के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाएंगे, और 230 और 31 में अलग अलग कर दिया था इनको, तारीख और फिर साक्ष्य दोनों था, तो वो जो है वो सेशन के मामले में। अब दोष मुक्ति है, वो दोष मुक्ति 242 जो है 232 है, वो सेशन के मामले में है, परंतु वारंट के मामले में ऐसा नहीं है। परंतु जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले हैं 244, 45, 46 और 47, उनमें 245 के अकॉर्डिंग है। जो दोष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले हैं उनमें तो ये हवाला है 245 में कर दिया जाएगा, परंतु वारंट मामले में नहीं है। प्रतिरक्षा का प्रारंभ करना 233 में सेशन में 233 में है, और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न का जो गए है उसमें 246 कवर करता है, और वारंट मामले में 243 कवर करता है। आर्गुमेंट सभी में है, 234 में सेशन का है, और ये इसमें निर्णय के साथ जो है वो आ गया। फिर 248 है जो बहस को, निर्णय को और पूर्व दोष सिद्धि को, इन तीनों को ही वो कवर करता है 248। तो ये चीजें कंपैरिजन में थी। अब 244 जो है वो बात करता है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वाले में, जो आगे के लेसन में चलेंगी, अभियोजन का साक्ष्य और उसकी जो तारीख और उसका साक्ष्य वो दोनों 230 और 31 मिलकर बना है 244। 230 और 31 दोनों मिलकर जो है वो दोनों की बात है, वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वाले मामले में 244 की बात करता है। 46 है, अगर 46 को देखें तो सेशन ट्रायलर 227, 28 और 29 ये तीनों समाहित है 246 में। 246 का यानी 227 है वो सब क्लोज 246 के 5 में है। 246 के सब क्लोज 1 और 2 जो है वो बात करता है चार्ज ऑफ फ्रेमिंग की। 228 में और 240 में वही बात जो है वो 246 के सब क्लोज 1 और 2 में बात करता है, और 246 का सब क्लोज 3 है वो बात करता है सेशन के मामले में जो 229 की बात करता है, और वारंट के मामले में जो 241 की बात करता है वो इसमें समाहित है। 245 है दोष मुक्ति की बात होगी, 246 और 247 है वो इस प्रकार जो है ये एक टेबल है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जो है इनको याद कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो प्रॉब्लम अगर मान लो प्रश्न ये उठ के आ जाए कि किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप विवेचन कहाँ किया जा सकता है, अब वहां ऑप्शन आ जाए कि सेक्शन 228, 240, 251 या 246, तो वहां फिर वो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि अगर वारंट मामले में मजिस्ट्रेट करता है तो फिर उसका जो आंसर है वो 240 होगा, सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल में है तो फिर 228 होगा, और सम्मन में है तो 251 होगा। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी याद रह जाएगा कि भाई ठीक है 228 इसमें है, उसके बाद 240 है, 251 है, और वो जो हमने एरर बनाया था पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वाले में 246 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसके सेशन बेस जो सेक्शन बेस है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए ये था मेरी तरफ से। ओवर टू राजेश जी सर, ये एक मेरी प्रयास था। ओवर टू वर्मा सर। वर्मा सर है मॉडरेटर सर। सॉरी आज हुआ है। चलिए आज नहीं, इस पूरे सप्ताह वही है। अच्छा थैंक्स। अगले सप्ताह और कोई अगले सप्ताह यात्रा को कंडक्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वर्मा सर को। ओवर टू वर्मा सर। थैंक यू राजेश जी, एंड इक्वली थैंक यू राजकुमार जी।
आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 19, दैट इज द ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस बाय द मजिस्ट्रेट। और आपने जो पहले चर्चा की थी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, तो साथियों बड़ा अच्छा राजकुमार जी ने बताया इसमें। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको इसलिए नहीं है कि चैप्टर 18 कह रहा है कि ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन है वो एम्पावर्ड नहीं है कि वो वारंट केसेस का ट्रायल करे? आप समझ रहे हैं? यानी कि सेशन कोर्ट के समक्ष जो ट्रायल होंगे वो भी वारंट केसेस के ही ट्रायल होंगे। तो वारंट केसेस कौन से होते हैं कि वारंट केसेस वो होते हैं those are punishable with the death penalty or imprisonment for life or imprisonment exceeding 2 years। तो 2 साल से ऊपर के जितने भी अपराध हैं वो सब वारंट केसेस कहलाते हैं। दैट मीन्स सेशन ट्रायल होगा तो सेशन में भी वारंट केसेस ही सुने जाएंगे, और वारंट केसेस जो मजिस्ट्रेट के समक्ष आएंगे उनके बारे में भी इसने बताया कि 2 साल से अधिक के जिनमें सजा का प्रावधान है वो वारंट केसेस कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चैप्टर 18 में जो ट्रायल बिफोर अ सेशन कोर्ट है वो केसेस वारंट केसेस ही हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रिया बताई है कि सेशन कोर्ट के अंदर जो ट्रायल होगा तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। और चैप्टर 19 में जो राजकुमार जी ने बताया कि वारंट केसेस का ट्रायल वो मजिस्ट्रेट के समक्ष कैसे होगा। तो सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल बिफोर द सेशन कोर्ट अपन कह सकते हैं कि ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस बिफोर द सेशन कोर्ट। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। और राजकुमार जी ने बहुत अच्छा चर्चा की बिगिनिंग फ्रॉम सेक्शन 237 टू सेक्शन 243। और ये केसेस हैं, ये हैं कि केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जिसमें पुलिस सेक्शन 173 में चालान प्रस्तुत करती है तो उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और बी पार्ट में आगे हम कल पढ़ेंगे वो है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। तो राजकुमार जी ने जो पढ़ाया हमें, इफ एनीवन कैन रिकॉल दिस वन, तो थोड़ा रिकॉल कर दें सेक्शन 237 टू सेक्शन 243। बताया नहीं तो फिर मैं नाम से बुलाऊंगा। रमा, आप रिवाइज कर दें थोड़ा क्या क्या आज राजकुमार जी ने बताया। गुड मॉर्निंग सर। सर ने आज काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो। हाँ रमा बताएं। सर ने आज 237 से शुरू किया कोर्ट ऑफ सेशन से कि कोर्ट ऑफ सेशन take the cognizance of offense in case of 199(2), then he shall follow the proceeding provided for warrant case institute other than police report। in that case अगर कोर्ट को लगता है कि केस, सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आई विल नॉट नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपने प्रयास किया, अच्छी बात है। एनीवन, गणेश आप बताएं। जी सर, थैंक यू बहुत बहुत। 237 से शुरू करता हूँ। धारा 237 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। ये है कि वीआईपी डिफेमेशन के बारे में, जो वीआईपी लोगों की मानहानि है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राज्य के मंत्री, संघ के मंत्री, उनके विरुद्ध या उनके द्वारा डिफेमेशन की बात करता है ये सेक्शन। इसका सब क्लोज 1 कहता है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर या तो परिवाद पर या स्वमोटो भी किया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न में दोनों स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। सब क्लोज 2 आता है, यदि विचारण के दोनों पक्षकारों में से कोई वांछा करता है तो बंद कमरे में प्रक्रिया हो सकेगी। सब क्लोज 3 कहता है
कि यदि कोई किसी मामले में न्यायालय अभियुक्तों या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोष मुक्त करता है, और यदि लगता है कि मामला गलत प्रतीत होता है, ऐसा मामला बनता नहीं है, तो उसे प्रतिकर भी दिलाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ के प्रशासक से भिन्न व्यक्तियों को, इनको नहीं दिलाया जाएगा। सब क्लोज 4 कहता है वो कितना होगा, प्रतिकर कितना होगा, प्रतिकर होगा 1000 रुपए। सब क्लोज 5 कहता है कि सब क्लोज 4 में दिया गया 1000 रुपए किस प्रकार वसूला जाएगा, मानो कि मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया हो। सब क्लोज 6 कहता है कि 4 के दिन प्रतिकर जिस व्यक्ति को प्रतिकर देने के जिस व्यक्ति को आदेश दिया है, उस आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। सिविल या दंडिक कार्यवाही से किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। सब क्लोज 7 कहता है कि यदि अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और वो जुर्माना कब तक वसूल योग्य नहीं होगा, जब तक कि या तो अपील अवधि निकलने के बाद या फिर अपील में निर्णय के पश्चात, यानी जब तक कि अपील अवधि ना निकल जाए, या यदि अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो अपील में विनिश्चय नहीं हो जाए। अब अध्याय 19 आता हूं मैं। धारा 238 207 के अनुपालन के पश्चात मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि 207 का अनुपालन किया गया है या नहीं। 207 के अनुपालन के तहत उसे जो भी प्रतियां होगी वो निःशुल्क रूप में दी जाएगी। जैसे कि 173 की अधीन पुलिस का चालान आया है, या कहीं कोई बयान रिकॉर्ड हुए हैं 161 के, उन सब की कॉपी उसको निःशुल्क दी जाएगी। 239 कहता है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, यदि 173 की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से यदि ये प्रतीत होता है कि मामला नहीं बनता है, या फिर मामले में कोई ऐसा मामला सुनवाई के अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो उसको उन्मोचित कर सकता है। 240 कहता है आरोप विरचित करना। यदि 239 में उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ इसके विरुद्ध मामला बनता है, तो वो उस पर आरोप विरचित कर सकेगा। सब क्लोज 2 कहता है आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आरोप आप पर लगाया गया है वो आप समझ गए। यदि आप समझ गए, यदि आप इसमें क्या कहना है आपका, आप दोषी होने का अभिवाद करते हैं या फिर अनविक्षा चाहते हैं। यदि वो फिर आगे आता है 241 दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। यदि सब 240 के सब क्लोज 2 के अधीन यदि वो दोषी होने का अभिवाद अगर कर देता है तो उसको 241 में दोष सिद्धि कर दी जाएगी, और यदि नहीं तो उसकी अनविक्षा की जाएगी। 242 आता है अभियोजन के लिए साक्ष्य। जब वो अनविक्षा चाहता है तो उसको प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा कि आप अपने सपोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत करें। अभियोजन के लिए साक्ष्य। सब क्लोज 1 यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है, अभिवचन नहीं करता है, विचारण का दावा करता है, मजिस्ट्रेट या अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है, तो वो परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा। सब क्लोज 2 में कहता है मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्ष्यों में से किसी को हाजिर या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। उन्हें प्रोसिक्यूशन के जो साक्षी जो हैं उनको सम्मन जारी करेगा कि आइए आप अपनी गवाही प्रस्तुत कीजिए न्यायालय में, या यदि आपके सपोर्टिव में कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रदर्शन कराने हैं तो वो प्रस्तुत कीजिए। सब क्लोज 3 कहता है यदि नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होता है तो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है, वो साक्ष्य पेश करेंगे। फिर बाद में आता है प्रतिरक्षा का साक्ष्य। उसको मौका दिया जाएगा डिफेंस को कि आप अपने प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करें। यहाँ पे पहले के जो बात थी कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद यदि सेशन ट्रायल में लगता है मतलब सेशन जज को, तो वो उसकी मामला नहीं बनता है तो वो उसको दोष मुक्त कर देता था। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन नहीं है।
ये यहाँ केवल प्रोसिक्यूशन के बाद उसको दोष मुक्त नहीं किया जाएगा, डिफेंस एविडेंस भी ली जाएगी। 243 में डिफेंस एविडेंस लेगा। ओवर टू श्री वर्मा सर। हाँ, थैंक यू गणेश, आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए अभी टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ। यू कम प्रिपेयर टुमारो, और शुरू में हम 5 मिनट में उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, ड्यूरिंग द एविडेंस व्हेन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज कंप्लीटेड, सेशन न्यायालय ने प्रावधान किया है कि वो अगर उसको लगता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द डिफेंस एविडेंस, तो वो उसको दोष मुक्त कर सकता है। लेकिन वारंट ट्रायल है जो मजिस्ट्रेट के पास में होगा, उसके लिए इसमें प्रावधान नहीं दिए गए। लेकिन साथ ही उसमें डिनाई भी कहीं नहीं किया। अगर वो प्रावधान इसमें नहीं लिखे जाने का मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट करने के बाद में उसको दोष मुक्त नहीं कर सकता। तो आप इसमें देखना, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि मजिस्ट्रेट भी बीच में ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस उसको दोष मुक्त करता है। नंबर 1। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप आए इसमें सेक्शन 237 सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि व्हेन एनी ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज्ड पर्सन इज मेड, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided। जिस व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है और उसको जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं और वो व्यक्ति अपील नहीं की उसने, तो अपील का समय का इंतजार क्यों किया जाए? He may not be interested to file the appeal, तो why he can't deposit the fine when he has been convicted? वो कहेगा मैं अपील नहीं करना चाहता, मैं तो आज जुर्माना जमा कराना चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने अपील फाइल भी कर दी है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील वो जुर्माना जमा क्यों नहीं करा सकता? वही शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द अपील। तो इस बारे में ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये भी आप पढ़ के आना। तीसरा एक क्वेश्चन ये है, सेक्शन 241, कॉन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी। If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon। क्या अगर वो कॉन्विक्शन प्लीड कर रहा है, कब? जब आरोप पत्र उसको पढ़ के सुनाया गया और उसको कहते हैं कि क्या आप अपना आरोप स्वीकार करते हैं? क्या उसमें लिखा जाना ही मजिस्ट्रेट के लिए सफिशिएंट होगा कि हाँ मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं? क्या वो उसी के आधार पर उसको दंडित कर सकता है या और कोई प्रोसीडिंग वो अपनाएगा? तो ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप कल पढ़ के आना। 5 मिनट हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम।